हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग आर्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म के बारे में, जो कि है नॉर्मेलिटी के बारे में। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपसे शेयर किया था कि ये वीडियो भी मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूंगी। एक तो नॉर्मेलिटी की हम सेपरेट वीडियो इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि नॉर्मेलिटी में हमें एन फैक्टर के बारे में स्टडी करना है कि एसिड्स के लिए एन फैक्टर क्या होगा, बेस के लिए क्या होगा, सॉल्ट्स के लिए क्या होगा और अदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के लिए क्या होगा। तो इसीलिए वो नॉर्मेलिटी की तरह इजी नहीं था उसको सिर्फ फॉर्मूला से पढ़ना। उसके लिए हमें एन फैक्टर को पूरा डीपली स्टडी करना पड़ेगा, तभी हम उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स इजीली कर पाएंगे। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं फिर। नॉर्मेलिटी फाइन, कैपिटल एन से इसको डिनोट किया जाता है और इसकी डेफिनेशन है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द solute present in 1 liter of the solution। हमने इससे पहले जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ा, चाहे वो मोलैरिटी के बारे में पढ़ा या फिर हमने फॉर्मेलिटी के बारे में पढ़ा, तो हमने देखा कि हम न्यूमरेटर में यूज कर रहे थे सॉल्यूट को और डिनोमिनेटर में हम 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में बात कर रहे थे। तो यहाँ पर भी सेम वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, उसी को हमने अच्छे से पढ़ना है। अगर आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज एन फैक्टर, और नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन में आप कभी भी पीछे नहीं होने वाले हैं। देखिए, नंबर ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। फाइन, तो एक बार हम इसको लिख भी लेते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इन किसमें 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में, यानी कि वॉल्यूम की बात हो रही है यहाँ। अब हम इसको डिफाइन करेंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, ये किसके इक्वल होगा? अगर हम इसकी बात करें, इसको डिफाइन करेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे? वेट ऑफ द सॉल्यूट, गिवन वेट ऑफ द सोल्यूट, बेसिकली गिवन वेट यानी कि जो न्यूमेरिकल में आपको वेट दे रखा होगा, अपॉन इक्विवेलेंट मास। इसको लिख भी लेते हैं, इक्विवेलेंट मास, और वो भी किसका? सॉल्यूट का। फाइन, इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट। फाइन, ये हमारे पास EM से डिनोट होगा। अब अगर हम EM को डिफाइन करें तो EM हमें क्या डिफाइन करता है? molar mass of solute upon क्या आ जाएगा? n फैक्टर ना। और अगर हम इसे शॉर्टकट में लिखें तो क्या लिखेंगे? मोलर मास ऑफ सोल्यूट, mm2 मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन NF, यानी कि n फैक्टर के बारे में। तो अब आता है हमारे पास एन फैक्टर को डिफाइन करना। तो एन फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको नॉर्मेलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को करना है तो यू मस्ट नो अबाउट एन फैक्टर। फाइन, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। एन फैक्टर की हम कैलकुलेशन करने वाले हैं, राइट। पहला जो केस आता है, एन फैक्टर को हम स्टडी करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम एसिड्स के लिए पढ़ेंगे। फॉर एसिड्स, अगर हम एसिड्स को डिफाइन करें, क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस रिलीज इन द सॉल्यूशन। फाइन, यानी कि H पॉजिटिव आयंस, कितने H पॉजिटिव आयंस जो है वो रिलीज किए गए हैं सॉल्यूशन में, तो उसे हम किससे डिफाइन करते हैं? एन फैक्टर से डिफाइन करते हैं। लाइक अगर हम एग्जांपल लें, हम 2 एग्जांपल ले लेते हैं। HCl, HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। फाइन, तो अगर हम इसे डिसोसिएट करें तो ये किस में होगा? H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में होगा। क्लियर? तो H पॉजिटिव जो है, कितने H पॉजिटिव आयंस हैं यहाँ पर? 1 H पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो N फैक्टर होगा वो कितना होगा?
एन फैक्टर फॉर HCl इज 1. फाइन. अगर मैं बोलूं H2SO4, अगर मैं इसे डिसोसिएट करूं तो ये भी H पॉजिटिव प्लस SO4 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट होगा. फाइन. इस अकॉर्डिंग डिसोसिएट होगा, लेकिन इसमें H पॉजिटिव आयंस कितने हैं? 2. फाइन. तो एन फैक्टर कितना होगा? 2 होगा इसके लिए. ये तो बहुत सिंपल केस हुए. इसमें क्या था कि जितने भी हमने एसिड्स लिए, HCl लिया या H2SO4 लिया, वो कंप्लीटली डिसोसिएट हुए. लेकिन बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस भी होती है जिसमें इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता है. लाइक अगर मैं H2SO4 को ही देखूं तो H2SO4 कैसे स्प्लिट आउट हो सकता है? देखिए स्प्लिट आउट कैसे हो सकता है. HSO4 नेगेटिव और H पॉजिटिव. तो इस केस में जो आयन फैक्टर है उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी. तो अगर इस टाइप की रिएक्शन होगी तो वो ऑलरेडी आपको रिएक्शन में गिवन होगी, आपके क्वेश्चन में वो ऑलरेडी आपको गिवन होगी अगर इस टाइप की रिएक्शन होगी. यूजुअली हम जो रिएक्शन लेते हैं वो ये लेते हैं H2SO4 की, लेकिन कई बार डिसोसिएशन मैटर करता है कि डिसोसिएट कैसे हो रही है रिएक्शन. तो अगर वो डिफरेंट तरीके से डिसोसिएट हो रही होगी तो वो आपको न्यूमेरिकल में जरूर देगा. फाइन. क्लियर. तो ऐसे हम एन फैक्टर को कैलकुलेट कर लेते हैं इन केस ऑफ एसिड्स. फाइन. एक और एसिड ले लेते हैं. तो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात करी, एक वीक एसिड भी ले लेते हैं, CH3COOH एसिटिक एसिड. जब हमने इसको डिसोसिएट करा तो CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयन. तो कितने H पॉजिटिव आयन इस केस में भी? 1. तो एन फैक्टर की वैल्यू क्या आई? 1 आई इसके. तो सबसे पहली तो बात हमें ये क्लियर हुई कि एसिड्स के केस में जो एन फैक्टर है वो कैसे होता है? नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन रिलीज इन द रिएक्शन, यानी कि कितने रिएक्शन में उसने एन पॉजिटिव आयंस को दिया गिवन है, तो वही हमारे क्या बोलते हैं? एन फैक्टर कैलकुलेट होते हैं. फाइन. H पॉजिटिव आयन से कैलकुलेट हो रहे हैं. दूसरी चीज हमें क्या क्लियर हुई? एन फैक्टर टोटली डिपेंड्स ऑन द डिसोसिएशन ऑफ द रिएक्शन. फाइन. किस एंगल से डिसोसिएट हो रही है. लाइक आप ये दोनों रिएक्शन देखो अगर ध्यान से, तो अगर आप देखेंगे सिंपल डिसोसिएट आप ऐसे ही कर देंगे रिएक्शन को, लेकिन समटाइम H2SO4 ऐसे भी डिसोसिएट होता है. तो उस केस में भी एन फैक्टर की वैल्यू 1. अब यहाँ पे एन फैक्टर की वैल्यू क्या हो गई? दोनों रिएक्शंस में चेंज हो गई, जबकि डिसोसिएट कौन हुआ है? H2SO4 ही डिसोसिएट हुआ है. फाइन. तो एन फैक्टर टोटली डिपेंड्स ऑन द डिसोसिएशन ऑफ द रिएक्शन. क्लियर. सबसे पहले हम बेस की बात कर लेते हैं. नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस रिलीज इन द रिएक्शन. रिएक्शन में कितने OH नेगेटिव आयंस को रिलीज किया वही हमारे को एन फैक्टर को बताएंगे. फाइन. जितने OH नेगेटिव आयन रिलीज किए बेस ने वही हमें एन फैक्टर को बताएंगे. फाइन. सबसे कॉमन बेस देख लेते हैं, NaOH की बात कर लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो ये अगर हम इसको डिसोसिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? Na पॉजिटिव OH नेगेटिव. तो कितने OH है यहाँ पर? 1. तो इस केस में एन फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी? 1 हो जाएगी. फाइन. क्लियर है. ठीक है. इस तरीके से करेंगे. अगर हम बात करें KOH की, KOH में सेम है बिल्कुल, वैसे भी ये सेम फैमिली के मेंबर्स हैं तो ऑब्वियसली 1 ही होगा. एन फैक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी इस केस में? 1 आ जाएगी. ठीक है. अगर हम बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, CaOH होल ट्वाइस, तो क्या हो जाएगा? Ca2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव आयन. फाइन. तो 2OH नेगेटिव है तो एन फैक्टर की वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी. क्लियर है आई थिंक ये. ठीक है. तो बेस के लिए भी हम वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने एसिड्स के लिए निकाली थी कि H पॉजिटिव आयंस कितने रिलीज कर रहा है एसिड, वही हमारा क्या होगा? एन फैक्टर होगा. और ऐसे ही डिसोसिएट होने के बाद बेस कितने OH नेगेटिव आयंस को रिलीज कर रहा है, दैट इज एन फैक्टर, वही हमारा एन फैक्टर को बताएंगे. क्लियर. आई थिंक ये क्लियर है बेस के लिए भी. अब हम बात करते हैं सॉल्ट के बारे में. सोल्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ये बताता है टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. फाइन. अगर हम साइड बुक के अकॉर्डिंग आपसे बताएं तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ मेटल एटम. मेटल एटम में पॉजिटिव चार्ज को हम काउंट करेंगे, वही हमारा क्या होगा? एन फैक्टर निकल के आएगा. लाइक अगर हम सबसे कॉमन सॉल्ट लें NaCl की बात करें तो अगर NaCl को हम डिसोसिएट करें आपको पता है क्या बनाएगा? N पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आएगा. फाइन. तो वैसे तो यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या है? सेम है, तो इनका मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है. तो एन फैक्टर भी हमारा क्या आएगा?
1। लेकिन अगर हम सेकंड डेफिनेशन के अनुसार करें तो हमें पता है मेटल एटम पे कितना पॉजिटिव चार्ज है, 1 है। तो ऑलरेडी इस केस में भी क्या आएगा, n फैक्टर 1 आएगा। तो आप दोनों में से किसी भी एक डेफिनेशन को फॉलो कर सकते हैं। फाइन। अगर हम बात करें Na2CO3 की, फाइन, Na2CO3 की बात करें तो यहाँ पर क्या है, 2Na पॉजिटिव आयंस प्लस CO3 2 नेगेटिव आयंस। ठीक है। अब इस केस में आप देखिए ध्यान से, इसीलिए मैंने पहले वाली डेफिनेशन को भी क्लियर किया आपको। अगर हम देखें इसमें तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 2 Na पॉजिटिव आयंस हैं, तो इसका मतलब क्या है, n फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फाइन। और अगर हम देखें यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात, यहाँ पे 2 Na पॉजिटिव है और कार्बोनेट पे भी क्या है, 2 नेगेटिव। अगर दोनों के मैग्नीट्यूड को भी हम काउंट करें तो दोनों की क्या आएगी, n फैक्टर की वैल्यू भी 2 आएगी। फाइन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए n फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी। फाइन। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन आती है कि नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन केस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। वही हमारा n फैक्टर को डिफाइन करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वही हमारा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को क्लियर करेगा। लाइक अगर हम देखें एक एग्जांपल, हम देखते हैं मोस्ट कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज KMnO4। फाइन। सबसे पहले तो हम इसकी KMnO4 है और हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अभी निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। उससे पहले हम देखते हैं KMnO4 को हमने रखा एसिडिक मीडियम में और जो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट आई वो आई 2 पॉजिटिव आई। ठीक है, 2 पॉजिटिव आई। तो अब हमें ये देखना है कि इस मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट से इस ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने का चेंज आया, वही हमें n फैक्टर बताएगा। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं KMnO4। आपको पता है पोटेशियम की K 1 होती है, प्लस Mn को हम x लेट कर लेते हैं, x। फाइन। इसको हम बहुत जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं आपको स्टेप वाइज समझा रही हूँ, उसके बाद हम इसको बहुत फास्टली करेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2 × 4। क्लियर। तो कितना आ जाएगा, 1 + x - 8। कितनी आ जाएगी x की वैल्यू, अगर हम x की वैल्यू कैलकुलेट करें यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए x - 7 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। क्लियर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 7। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो +7 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 का डिफरेंस आता है, 5 का डिफरेंस आएगा। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू हम नहीं देखेंगे क्योंकि सिर्फ हमें वैल्यू चाहिए, वो मैग्नीट्यूड चाहिए जो हमें n फैक्टर बता दे बस। तो n फैक्टर इस केस में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा n फैक्टर। क्लियर। आई थिंक ये क्लियर है आप सभी को। अगर हम KMnO4 को न्यूट्रल मीडियम में लेते हैं तो क्या देगा, MnO2 देगा। क्लियर। अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। हमने यहाँ पर देखा, यहाँ तो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही थी, +7 आ रही थी। यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको पता है वैसे तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इसे x लेट कर लेते हैं और आप देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का वैसे भी क्या होता है, -2 होता है, 4 हो जाता है, तो +4 आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आपको कैलकुलेट करके देखनी है तो आप कर सकते हैं, x + 2 × -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, x - 4 x = 4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, तो +4 आ रही है। अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें यहाँ पर मैग्नीज की न्यूट्रल मीडियम में, देखिए यहाँ पर +7 है और यहाँ पर क्या आ रही है, +4 आ रही है। तो कितने का चेंज आ रहा है, 3 का चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर n फैक्टर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। ऐसे ही अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें KMnO4 की बेसिक मीडियम में, तो क्या बनती है, K2MnO4। फाइन। ये बनता है यहाँ पर बेसिक मीडियम में, ये बनेगा। अब बनने के बाद आप ये देखिए यहाँ पर तो +7 ही थी, यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको पता है पोटेशियम पे 1 होता है, +2 है ना, 2 × 1 प्लस मैग्नीज को हम x लेट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। क्लियर। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x + 2 - 8 x = क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी वैल्यू। क्लियर। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, +6। अब यहाँ पर देखिए +7 से जो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है, +7 से किस में आ रही है, +6 में आ रही है, यानी कि कितने का चेंज आ रहा है, 1 का चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर जो n फैक्टर की वैल्यू होगी वो हमारी कितनी होगी, 1 होगी। आई थिंक ये क्लियर है आप सभी को। तो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के केस में
सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ, वो ही हमें एन फैक्टर को बताता है। क्लियर? अगर हम बात करें नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन की, तो नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन हमारी क्या बन के आई थी? नंबर ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट, किसकी थी? सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स, ये डेफिनेशन थी। और अगर हम देखें ग्राम इक्विवेलेंट की डेफिनेशन, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास, है ना। और इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन क्या होती है? मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन एन फैक्टर। ये सभी चीजें हम क्या करते हैं? पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। अब जैसे हम इसको पुट करेंगे, आपको पता है ई क्यू की वैल्यू क्या है। ई क्यू की वैल्यू हम पुट करें तो वेट ऑफ द सॉल्वेंट अपॉन इक्विवेलेंट मास आएगा, ठीक है, इनटू वॉल्यूम एज इट इज रहने दो, किसमें है? लीटर में। अगर इसे हम और खोल कर लिखें तो क्या लिख सकते हैं बताइए? W2 तो एज इट इज रहने देते हैं। आप ये देखिए इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन एन फैक्टर। तो मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन एन फैक्टर है, वो ऊपर चला जाएगा एन फैक्टर NF की फॉर्म में, और वॉल्यूम इन लीटर्स आ जाएगा। अगर आप इस फॉर्मूला को ध्यान से देखें, ये नॉर्मेलिटी का ही फॉर्मूला हमारा खुलकर आया है, तो इस फॉर्मूला को हम कैसे लिख सकते हैं? देख सकते हैं ये क्या बता रहा है? वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, यानी कि मोल्स ऑफ द सॉल्यूट बता दिया, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स, यानी कि क्या बता रहा है? मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। फाइन, ये किसको बता रहा है? मोलारिटी को डिफाइन कर रहा है। तो हम इस डेफिनेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देखिए ध्यान से, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। ये हमें डिफाइन कर रहा है किसके बारे में? नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, तो ये हमारे पास एक नया डेफिनेशन बन के आ गया। कई बार हमें न्यूमेरिकल में इसकी भी जरूरत होगी, जब कोई मोलारिटी दी हुई होगी और हमें एन नॉर्मेलिटी निकालनी होगी, तो बस एन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे और हमारे पास नॉर्मेलिटी आ जाएगी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं ppm के बारे में, पार्ट्स पर मिलियन के बारे में। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड अगर हम बैक क्वेश्चंस एनसीईआरटी की करें तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी उन्होंने दे रखा है। ppm, पहले तो इसे डिफाइन क्या बोलते हैं? पार्ट पर मिलियन। फाइन, यानी कि अगर हम इसे डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे? पार्ट ऑफ द सॉल्यूट बाय मास present in million part by mass of the solution। फाइन, तो अगर हम ppm को डिफाइन करें, नॉर्मल इसकी डेफिनेशन क्या होती है? पार्ट्स बाय मास ऑफ द, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6, क्योंकि मिलियन के बारे में बात करी गई है। ये किस लिए यूज किया जाता है? जब बहुत ही ज्यादा एक्सेस में डाइल्यूजन हो जाता है, बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन की जब हम बात करेंगे कि सॉल्यूट जो प्रेजेंट है वो पार्ट्स पर मिलियंस में प्रेजेंट है, मिलियन लीटर सॉल्यूशंस के अंदर, मिलियन मास ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट जो है प्रेजेंट है। फाइन, तो बहुत ज्यादा जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं उनके केस में हम यूज करते हैं ppm, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन के फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ये रिकॉल कर लेना एक बार, ये फॉर्मूला जो है आप नोटिस कर लेना। मोलारिटी of solution is M1 and its volume is V2. If this solution is diluted, अगर इस solution को हम और dilute कर लेते हैं तो obviously न्यू वॉल्यूम निकल के आएगा V2 and न्यू मोलारिटी हमारी क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? न्यू मोलारिटी इज M2, ये होगा। तो इस केस में क्या होगा? नंबर ऑफ द मोल्स इन द सॉल्यूशन रिमेन
सेम, यानी कि मोल्स क्या रहेंगे, सेम, चाहे आप कितना भी डाइल्यूट कर दो सॉल्यूशन को। तो उस केस में जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। फाइन, इस फॉर्मूला को हम इस केस में यूज करेंगे। क्लियर है आई थिंक सबको ये। और इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, मोलैरिटी इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, मोलैरिटी इक्वेशन। अगर हम बात करें फॉर बैलेंस केमिकल इक्वेशन की, फाइन, लेट्स सपोज हम इक्वेशन कंसिडर ही कर देते हैं। फाइन, अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉफिशिएंट तो प्रेजेंट होगा, जैसे यहाँ पर 1 ही है, यहाँ पर भी 1 है, ऐसे कुछ ना कुछ कॉफिशिएंट्स तो हमारे रिएक्टेंट में होंगे। हाँ, अगर हम बात करें लिमिटिंग रिएजेंट के कंसेप्ट की, तो हमने देखा था कि इन्हीं को कॉफिशिएंट्स को हम क्या बोलते थे, मोल्स। ठीक है, मोल्स बोलते थे। यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, यहाँ पर भी क्या है, n की वैल्यू 1 है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या है, अगर Na की बात है तो Na क्या है, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट 1, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 1, रिएक्टेंट A बोल लो या रिएक्टेंट 1 बोल लो। फाइन, अगर Nb की बात करूं तो नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट B या फिर 2। तो जो न्यू डेफिनेशन हमारी बन के आएगी मोलैरिटी इक्वेशन में, तो वो क्या आ जाएगी, देखिए जरा, M1V1 अपॉन Na लिख लो या N1 लिख लो, हम पहले रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं। M2V2 अपॉन Nb की बात कर लो, तो मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट B। फाइन, ये हमारे पास न्यू इक्वेशन बन के आई, ये हमारे लिए बहुत यूजफुल होगी। तो याद रखिए, जब कभी बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात होगी तो हम इनके क्या लेंगे, कॉफिशिएंट्स लेंगे, यानी कि मोल्स लेंगे, उनकी जो वैल्यू होगी उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास मोलैरिटी इक्वेशन से काफी चीजें निकल कर इजिली आ जाएंगी। जैसे हमने मोलैरिटी इक्वेशन को डिस्कस किया, ऐसे ही हमारी नॉर्मेलिटी इक्वेशन भी बनती है। तो नॉर्मेलिटी इक्वेशन हमारी कैसे बनती है, सेम बात है, अगर यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं इसको। अगर किसी नॉर्मल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, इफ अ सॉल्यूशन हैज नॉर्मेलिटी N1 और उसका वॉल्यूम उस टाइम पर कितना है, V1। फाइन, तो अगर हम उसको डाइल्यूट कर देंगे आफ्टर डाइल्यूजन, डाइल्यूजन के बाद, तो हम यहाँ पे यही लिखे, न्यू वॉल्यूम कितना आ गया, V2 आ गया। तो जो न्यू नॉर्मेलिटी आएगी वो हमारी क्या आ जाएगी, N2 आ जाएगी। तो नॉर्मेलिटी इक्वेशन हमें क्या बताती है, N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी इक्वेशन। फाइन, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि इसमें जो ग्राम इक्विवेलेंस है वो सेम रहने चाहिए, यानी कि EQ, ग्राम इक्विवेलेंस की वैल्यू जो होगी वो सेम होनी चाहिए ओवरऑल रिएक्शन में। फाइन, आफ्टर डाइल्यूजन भी और बिफोर डाइल्यूजन भी EQ की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। तो जैसे नॉर्मेलिटी इक्वेशन बनी, क्या बनी, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2, ऐसे ही नॉर्मेलिटी इक्वेशन होती है, दैट इज N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। आई थिंक क्लियर है आप सभी को ये। तो दैट्स इट फॉर टुडे। Thank you students. If you like this video, do like, share and subscribe to my channel. Thank you students.